नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स के रेगुलर आरएनए और डीएनए के रूप में आरएनए और डीएनए को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, जिसमें डिटेल न्यूज एनालिसिस और रेगुलर न्यूज एनालिसिस का समावेश होता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि इस करंट अफेयर्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो डिटेल न्यूज एनालिसिस और रेगुलर न्यूज एनालिसिस आरएनए जो होगा वो बेसिकली हम लोग आज इतने टॉपिक पे स्टडी, इस आज के करंट अफेयर्स में आज हम लोग इतने टॉपिक्स पे पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के विषय में, ब्रज कवच के रूप में, युवा योजना के विषय में और गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में और विश्व दुग्ध दिवस के रूप में यह हम लोग आज स्टडी करेंगे। और ध्यान देना, रेगुलर प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर्स पूरी तरीके से मिलेगा। और यही नहीं, जिस स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वह स्टूडेंट अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे हैं तो तेजस आईएएस एकेडमी अब ये रेगुलर लेखन अभ्यास यानी कि प्रतिदिन आंसर राइटिंग के लिए रेगुलर एक क्वेश्चंस की रेगुलर क्या किया जाएगा, आपका एक क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस कराएंगे। तो वो सुबह 10 बजे आपको पर डे मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध और अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ और इसके आज के करंट अफेयर्स में। तो ध्यान देना, अगर हम गौतम बुद्ध के विषय में बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो महात्मा बुद्ध थे, जिसको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम के रूप में लगभग 563 में के पूर्व लुम्बिनी में हुआ। ध्यान देना, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। वो शाक्य वंश के थे और लुम्बिनी की बात अगर करें तो आज नेपाल में स्थित है। ये गौतम ने बिहार के बोध गया में, ध्यान देना, एक पीपल के पेड़ के नीचे, ध्यान देना, एक पीपल के पेड़ के नीचे जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। बोधि यानी उसको ज्ञानोदय कहते हैं, यानी ज्ञान का उदय हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। इस घटना को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, कानून के पहिए का घूमने के रूप में कहा जाता है। तो ध्यान देना, उन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो अपने 5 शिष्यों के साथ कहां दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ बेसिकली कहां है, वो बनारस में है। और बनारस कहां है, यूपी में स्थित। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर में, 80 वर्ष की उम्र में ये 483 ईसा पूर्व में इनका निधन हो गया। और इस निधन को हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कब हुआ था, 663 में। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे बोधि या बुद्ध के रूप में परिभाषित किया गया। इन्होंने पहला ज्ञान उदय के पश्चात इन्होंने क्या किया था कि पहला उपदेश जो दिया था वो वाराणसी में दिया था। वाराणसी यानी सारनाथ में दिया था। और ये माना जाता है, ये हिंदू धर्म ग्रंथों में ये माना जाता है कि यह विष्णु के 10 अवतारों में से 8वां अवतार माना जाता है। यह विष्णु के 10 अवतारों में से 8वां अवतार के रूप में माना जाता है। चलिए, अब बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म की अगर बात करते हैं तो बौद्ध धर्म की शुरुआत जो अगर देखें तो आज से लगभग 2600 पूर्व हुई थी। और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं 4 महान आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के द्वारा मूल अवधारणा में समाहित है। ध्यान देना, अगर हम वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो पोस्ट वैदिक पीरियड में आते आते आपको मैं बता दूं
कि हमारे जो समाज थे उस समाज में कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुआ, और उस आमूलचूल परिवर्तन में कर्मों के आधार पर उनके जाति का नामांकरण हुआ या नामांकलेचर हुआ। जो नामकरण हुआ था उस नामकरण के पीछे जो अगर बर्तन बनाने का काम करने लगा, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करने लगा, वो क्या हो गया, प्रजापति हो गया। जो सोने का काम किया वो सुनार हो गया, जो लोहे का काम लोहार हो गया, जो लकड़ी का काम किया, यानी कार्यों के आधार पर जातियों का क्या हो गया कि आवंटन हो गया। और इसी आवंटन में कहा भी जाता है, ध्यान देना, कि सबसे पहले जो अगर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था थी। यह वर्ण व्यवस्था जो था वो बेसिकली क्या हो गया, जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गया। और जाति व्यवस्था कन्वर्ट क्या हो गया, ध्यान देना, वर्णाश्रम सिस्टम कन्वर्ट इनटू कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम कन्वर्ट इनटू ये क्लास सिस्टम वर्ग व्यवस्था के रूप में। तो यह वर्ण व्यवस्था जो हो गया वो जाति, और जाति के रूप में जैसे ही परिभाषित हुआ, आपको ध्यान देना, समाज में मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटिफिकेशंस हो गए, यानी स्तरीकरण हो गए, जिससे भेदभाव की स्थितियां उत्पन्न हो गई। इसी भेदभाव को कम करने के लिए बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसमें कहा जाता है कि इसकी मुख्य शिक्षाएं जो है 4 महान सत्य की बात करता है, और अष्टांगिक मार्ग से यह बौद्ध शिक्षित होने का प्रक्रिया है। कहा जाता है कि संसार दुखमयी है और इसका विलुप्त होना बुद्ध के सिद्धांत के केंद्र में है। कहा जाता है संसार दुखमयी, और दुखमयी होने का मुख्य वजह है उनकी तृष्णा, उनकी चाहत, उनके अज्ञान का। बौद्ध धर्म का सार आत्मज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति में है। जो बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत जो है वो आत्मज्ञान और निर्माण में, जिसे इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान देना, बौद्ध धर्म में कोई सर्वोच्च देवता या देवी नहीं थे, ये इसमें देवी देवताओं का कंसेप्ट नहीं था। ध्यान देना, ये किसी भी साकार ब्रह्म की उपासना के विरोधक थे। अब बुद्ध पूर्णिमा की अगर हम बात कर लेते हैं तो बुद्ध पूर्णिमा की बात कर लेते हैं तो बुद्ध पूर्णिमा इसका आयोजन धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के जन्म के उपलक्ष्य में किया जाता है। इसे बैसाख के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को बैसाख के नाम से भी जाना जाता है। वैश्विक समाज में बौद्ध धर्म के योगदान को देखते हुए 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मान्यता दिया गया है। जो संयुक्त राष्ट्र ने इसको बैसाख दिवस के रूप में या बैसाख समारोह के रूप में क्या किया गया है, 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने इसको इस दिवस को मान्यता दिया है। तथागत बुद्ध गौतम बुद्ध का जन्म, ध्यान देना, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ। ज्ञानोदय क्या हो गया, पूर्णिमा के दिन हो गया। महानिर्परिवार, ये महापरिनिर्वाण, ये भी पूर्णिमा के दिन। इसे तिहरा धान्य दिवस भी कहा जाता है। और तीनों जो हुआ वो पूर्णिमा के दिन है। ये भी पूर्णिमा के दिन हुआ, ध्यान देना, ये भी पूर्णिमा के दिन हुआ, ये भी पूर्णिमा के दिन हुआ, और ये भी। बुद्ध पूर्णिमा आमतौर पर अप्रैल और मई माह के बीच पूर्णिमा में पड़ती है, और यह भारत में एक राजकीय अवकाश के रूप में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। इस अवसर पर कई भक्त बिहार के बोध गया में स्थित यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल महाबोधि विहार भी जाते हैं। तो जो बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले वो कहाँ जाते हैं, महाबोधि विहार जाते हैं। महाबोधि विहार वह स्थान है जब महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहली बार इनको यही पीपल के पेड़ के नीचे क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी के साथ आप देख लें कि महात्मा बुद्ध की शाखाएं कितनी थी, यानी बौद्ध धर्म की शाखाएं थी। तो ये महायान जो था इसको मूर्ति पूजा करते थे। हीनयान, थेरवाद और वज्रयान ये तांत्रिक बौद्धयान के रूप में था, या तांत्रिक बौद्ध धर्म को मानता था। और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उसको त्रिपिटक कहा जाता है, जिसको हम लोग विनय पिटक की बात करते हैं, सूत्र पिटक की बात करते हैं, अभिधम्म पिटक की बात करते हैं।
विनय पिटक में मठवासी जीवन पर आधारित लागू होते थे। सूत्र पिटक जो होते बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं का और धम्म के रूप में परिभाषित किया गया था। और अभिधम्म पिटक जो होता है एक दार्शनिक विश्लेषण और शिक्षण का व्यवस्थापना है। यानी ध्यान देना, विनय पिटक में मठवासी के जीवन संबंधित सभी चीजों पे जो रूल और रेगुलेशन थे उन पे लागू होता था। सूत्र पिटक में बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं को या उनके धम्म को समावेशित किया जाता था। और अभिधम्म पिटक जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक दार्शनिक विश्लेषण और शिक्षण की व्यवस्था थी। तो ये बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं थी। और बौद्ध धर्म के हमारे समाज में क्या योगदान रहा है तो उसको हम लोग देख लें। अहिंसा की अवधारणा, ध्यान देना, अहिंसा का मुख्य रूप से जैनिज्म के द्वारा किया गया, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें अहिंसा के अवधारणा बौद्ध धर्म के प्रमुख योगदान रहा है। बाद के समय में यह हमारे राष्ट्र को पोषित मूल्यों में से एक बन गई। भारत की कला और वास्तुकला में इसका योगदान उल्लेखनीय है। जैसे सांची की बात करें, भरौत की बात करें, गया में स्तूप वास्तुकला का अद्भुत नमूने मिले हैं। इनसे तक्षशिला की बात करते हैं, नालंदा की बात करते हैं, विक्रमशिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालय, ध्यान देना उस समय के यूनिवर्सिटी हुआ करते थे जो विश्वविख्यात थे। यहाँ विश्व के तमाम राज्यों, तमाम राष्ट्रों के जो स्टूडेंट जो थे या धर्म के ज्ञान के लिए यहाँ बौद्ध केंद्रों में आते थे और अपनी शिक्षा का ग्रहण करते थे। तो ध्यान देना, तक्षशिला की बात करते हैं, नालंदा की बात करते हैं, विक्रमशिला की बात करते हैं। ये आवासीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से क्या किया जाता है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। पाली और प्राकृत अन्य स्थानीय भाषाओं में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से विकसित किया गया। तो इनका मुख्यतः जो भाषा जो थी वो पाली थी और स्थानीय पाली या प्राकृत के रूप में। इसे एशिया के अन्य हिस्सों में भारतीय संस्कृति के बढ़ावा को भी, ये ध्यान देना, बौद्धिज्म जो था इसको लाइट हाउस ऑफ द एशिया भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब होता है एशिया के अन्य भागों में भी यह बौद्ध धर्म के विस्तार के रूप में परिभाषित किया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बौद्ध काउंसिल जो थी वो बेसिकली, आप ध्यान देना कि बौद्ध काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध काउंसिल जो है, बौद्ध परिषद, ये ध्यान देना, ये है बौद्ध परिषद, ये है उनके संरक्षण, ये है उनके स्थान, ये है उनके अध्यक्ष और ये है बस। तो ध्यान देना, पहली बौद्ध परिषद जो था वो अजात शत्रु के, ध्यान देना, अजात शत्रु के। और अजात शत्रु था कौन, तो अजात शत्रु की अगर हम बात करते हैं तो हर्यक डायनेस्टी थी। तो बिंबिसार का बेटा जो था जिसका नाम था अजात शत्रु, और अजात शत्रु में ये उसकी राजधानी जो हुआ करती थी राजगृह थी। और उस समय उसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। और यह जो स्थापित किया गया 483 में यह स्थापित किया गया। तो बौद्ध काउंसिल का पहला अध्यक्ष जो संरक्षक जो था वो, ध्यान देना, अजातशत्रु, यह कहाँ स्थापित किया गया, राजगृह। और इसके अध्यक्ष कहाँ कौन थे, महाकश्यप थे। और वर्ष कौन था 483। दूसरी कालाशोक, कालाशोक जो थे ये ध्यान देना कि ये नाग डायनेस्टी के एक राजा थे। और यह वैशाली में, यह मगध के वैशाली में, और ये सुबुकामी जो थे इनके अध्यक्ष थे। और ठीक 100 साल के बाद ये हुआ था, पहला जब हुआ था उसके ठीक 100 साल के बाद 383 ये बीसी में हुआ था। तीसरा जो अशोका था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद आप देखोगे कि बिंदुसार था और बिंदुसार का बेटा जो था अशोक था। और इसी इनकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। और मोगालीपुत्र जो थी, मोगालीपुत्र तिष्य जो थे इनके अध्यक्ष थे। और 250 ये बीसी में हुआ था। और चौथा जो था वो कनिष्क के पीरियड में हुआ था, ये कुंडलबन में हुआ था। और इनके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे। और ये 72 AD में हुआ था। तो ध्यान देना, इसको आप ये ईयर याद करने के लिए 483 में, जिनकी अगर ध्यान देना कि 483 ठीक 100 साल के बाद आप देखोगे 383। और फिर उसके बाद आप देखो
250 की बात करते हैं और 72 ये इस तरीके से। उसके बाद आप देखोगे कि आप देखोगे का मतलब आजाद, का मतलब कालाशोक, मतलब अशोक, और का मतलब कनिष्क। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। प्लेस की अगर बात करते हैं तो राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्रा और कुंडलबन, ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। उसके अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो महाकश्यप, शुभकामी, मोगालीपुत्र तिष्य और वशुमित्र जो थे इनके अध्यक्ष थे। तो ये जो है बौद्ध काउंसिल हुआ था जिसमें अलग अलग सारी प्रक्रियाएं या अलग अलग बुक का कंपोज किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं इनकी कि अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC, इंटरनेशनल बौद्ध काउंसिल, ये जो होता है ये इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये सबसे बड़ा, यह ध्यान देना, बौद्ध धर्म का यह सबसे बड़ा बौद्ध धार्मिक संघ है। इस निकाय का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक मंच पर बौद्ध धर्म की भूमिका का निर्माण करना, ताकि बौद्ध धर्म के जो विरासत को संरक्षित करना, ज्ञान को साझा करना और मूल्यों को बढ़ावा देने में मदद मिल सके और वैश्विक वार्ता में सार्थक भागीदारी के साथ बौद्ध धर्म का संयुक्त प्रतिनिधित्व किया जा सके। यानी सिंपल वे में अगर साधारण शब्दों में अगर कहें तो इसको कहा जाता है कि वैश्विक मंच पर, यानी IBC का मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक मंच पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि लोगों में सामंजस्यता, समरूपता और इक्वालिटी यानी इस तरीके के भाव का बोध हो सके, और जो हमें विरासत में मिली है बौद्ध धर्म के द्वारा उसका प्रचार और प्रसार हो सके, और उसके प्रचार और प्रसार से लोगों में क्या होती, समरसता क्रिएट हो सके। अब हम बात करते हैं IBC के विषय में। तो IBC के अगर देखा जाए नवंबर 2011 में नई दिल्ली में बौद्धिक बौद्ध मंडली GBC की मेजबानी की गई थी, जहां उपस्थित लोगों ने सर्वसम्मति से एक अंतर्राष्ट्रीय अम्ब्रेला निकाय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी यह IBC के गठन का प्रस्ताव को अपनाया था, और प्रधानमंत्री बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल, ये ध्यान देना, वर्चुअल बैसाख बौद्धिक समारोह की संबोधित किया था। यह कार्यक्रम जो था संस्कृति मंत्रालय के द्वारा और IBC इंटरनेशनल बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिससे दुनिया भर में बौद्ध संघों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया था। तो इसने ध्यान देना 2011 में बौद्ध मंडली ने यानी कि GBC ने की मेजबानी की गई थी, और वहीं जो किया गया था एक अंतरराष्ट्रीय ये इंटरनेशनल अम्ब्रेला या अथॉरिटी का डिफाइन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC का गठन करने का प्रस्ताव किया गया था। और उसी के बाद जो किया गया था, हर साल ये बैसाख वैश्विक समारोह आयोजित किया जाता है। यह मुख्यतः बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही क्या किया जाता है कि समारोह को संचालित किया जाता है। अब बौद्ध संबंधित जो यूनेस्को ने हमें विरासत में दिया है, वो नालंदा के बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, सांची का स्तूप की अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में बौद्ध स्मारक, बौद्ध गया बिहार में महाबोधि बिहार परिसर, और अजंता गुफा में औरंगाबाद, यह 4 ऐसे प्लेस जो है यूनेस्को ने विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसके आधार पर आप ध्यान देना। अब है वज्र कवच। इस वज्र कवच की अगर हम बात कर लें तो वज्र कवच जो होता है UV अल्ट्रावायलेट के द्वारा जो हमारे बैक्टीरिया प्रणाली सिस्टम को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE और N95 मास्क, कोट, दस्ताने, गाउन पर से बीमारी पैदा करने वाले SARS CoV कोविड-19 के वायरस को किसी भी संभावित लक्षण को हटा देती है। तो ब्रज का मुख्य काम क्या है? ब्रज जो है ये ध्यान देना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या N95 मास्क,
कोट, दस्ताने और गाउन के रूप में इस तरीके से कवच तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी तरह का वायरस या कीटाणु जीवाणु इस तरीके से जितनी भी बीमारियां हो उससे पूरी तरीके से क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रे से उनको खत्म किया जा सके या उनको नेस्तनाबूद किया जा सके। इस प्रणाली में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पीपीई और अन्य सामग्रियों को दोबारा उपयोग में सक्षम बनाता है। ध्यान देना, पीपीई को एक बार यूज करो फिर उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, तो इसलिए वज्र जो कवच है वो उस कवच से आप उसको मल्टीपर्पज यानी मल्टीपर्पज का बहुउद्देशीय मतलब कि एक बार यूज करके बार बार उसको यूज आप कर सकते हैं। इस प्रकार यह प्रणाली न केवल स्वास्थ्य कर्मियों बल्कि ये ध्यान देना जैव चिकित्सा अपशिष्टों के उत्पादन में कमी लाकर हमारे पर्यावरण को भी क्या करेगा, सुरक्षित करने में मदद करेगा और यह प्रणाली व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को अधिक उपलब्धता के साथ किफायती दरों पर सुलभ और आसान बनाया जाएगा ताकि आम जनता को हम किसी भी बीमारी से, इस तरह की जो बीमारियां ट्रांजिशनल डिजीज जो होती हैं उसको क्या किया जा सके, रोकथाम किया जा सके। यह हो गया ब्रज। ब्रज कवच एक सरल कीटाणुरोधक प्रक्रिया है जो कोरोना योद्धाओं को अपने मास्क और पीपीई किट को पुनः उपयोग करने में सक्षम बनाती है। यह प्रौद्योगिकी जो है, यह टेक्नोलॉजी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ध्यान देना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी के द्वारा, ये ध्यान देना किस पद्धति के द्वारा, निधि प्रयास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। तो यह ध्यान देना वज्र कवच किसके द्वारा बनाया गया है, तो डीएसटी के द्वारा बनाया गया है और किस प्रक्रिया के द्वारा, किस कार्यक्रम तक के तहत बनाया गया है, तो वो निधि प्रयास की बात करते हैं, वो निधि प्रयास के तहत बनाया गया। अब आपको मैं बता दूं कि ये निधि प्रयास क्या है। तो निधि प्रयास जो है एक इनिशिएटिव है जिससे हम क्या कर सकते हैं, निधि प्रयास ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड ये जो है हार्नेसिंग इनोवेशन, ये प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स, उसको निधि प्रयास, इसको क्या कहा गया, निधि प्रयास। ये इनोवेशन के विकास के दोहन के लिए ये एक राष्ट्रीय पहल है जो युवा यानी कि यंग ये नव प्रवर्तनकर्ता इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की गति प्रदान करेगा। तो निधि प्रयास एक ऐसा पार्ट है जिसमें यंगेस्ट जो स्टूडेंट हैं उनको क्या करना, जो टेक्नोलॉजी को इनोवेटर के रूप में या टेक्नोलॉजी से इनोवेशन के रूप में परिभाषित करता है, उस पे यह क्या करता है कि सहयोग करता है। निधि कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है जिसके तहत जो इन्वेंटर्स हैं और जो उद्यमी है यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए इक्यूबरेटर, जो ध्यान देना इनक्यूबरेटर, सीड फंड यानी सीड फंड, एक्सेलरेटर्स, ये ध्यान देना ये इनक्यूबरेटर्स और सीड्स फंड्स, एक्सेलरेटर, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के अनुदान की स्थापना के कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो निधि प्रयास जो है वो डीएसटी के द्वारा यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के द्वारा किया गया है। अब हम लोग देखते हैं निधि के प्रयास के बात की अगर हम बात करते हैं तो निधि के तहत प्रयास कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें स्थापित प्रौद्योगिकी व्यापार यानी इनक्यूबरेटर यानी टेक्नोलॉजी बिजनेस ये जो इनक्यूबरेटर टीबीआई को प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को विकासित, ये प्रोटोटाइप के लिए अनुदान के साथ जितने भी इनोवेटर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको समर्थन करने हेतु प्रयास अनुदान देने में क्या होगा, समर्थ होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा उनको मल्टी डायमेंशनल क्या करेगा, उनको सहयोग करेगा। प्रयास केंद्र के द्वारा स्थापित किए जाने वाला प्रौद्योगिकी यानी निधि प्रयास के केंद्र के द्वारा स्थापित व्यापारिक इनक्यूबरेटर टीबीआई को अधिकतम ध्यान देना
220 लाख यानी 2.2 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे, जिसमें प्रयासशाला के लिए 100 लाख यानी 1 करोड़ और प्रयास के केंद्र के परिचालन के लिए 20 लाख रुपए और प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए इनोवेटर में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इस वर्ष टीबीआई को 10 इनोवेटर्स के लिए फंड दिया गया है। तो निधि प्रयास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा जो यंग जनरेशन है, उस यंग जनरेशन या यंग जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको इनोवेशन के लिए फंडिंग प्रोवाइड कराती है, ताकि इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा इनकी सक्रिय भागीदारी शुरू हो सके और आम जनता में आने वाली प्रॉब्लम्स को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सॉल्व किया जा सके। इसी के साथ मैं बता दूं कि यह इनोवेटर्स जो होते हैं, नॉन मेसी जो होते हैं, विचार को एक प्रोटोटाइप में रूपांतरित करने में सक्षम बनाना, किसी स्टार्टअप को विचार को बाजार चरण तक उसके प्रत्येक चरणों में समर्थन करना, इनका मुख्य उद्देश्य है कि एक स्टार्टअप से शुरू होना और बाजार तक लॉन्च करने में इनका सहयोग रहेगा। स्थानीय एवं वैश्विक समस्याओं के लिए प्रासंगिक जो नीति रीति रिवाज या समाधान नॉन मेसी यानी इनोवेटिव सुनिश्चित करना, बड़ी संख्या में ऐसे युवाओं को आकर्षित करना जो समस्याओं के समाधान में उत्साह और क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं, उनकी नई तकनीकी और ज्ञान नवाचार आधारित स्टार्टअप पर काम करना, इनोवेटर के लिए नॉन मेसी यानी कि इनोवेटर स्टार्टअप की गुणवत्ता और मात्रा के संदर्भ में प्रक्रियाओं की वृद्धि करना। कहने का मतलब ये है कि जो निधि प्रयास है वो बेसिकली एक ऐसे यंग साइंटिस्ट को या यंग इंडस्ट्रियलिस्ट को इनोवेट करना चाहता है, उसको नॉन मेसी बनाना चाहता है, जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेज और अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। इसी के साथ आपको अगर मैं बात कर दूं युवा योजना, युवा योजना शिक्षा मंत्रालय के तहत किया गया है। इसके तहत उच्च शिक्षा विभाग ने हाल में ही युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा योजनाओं को शुरुआत किया है। तो ध्यान देना, यह किस मंत्रालय के द्वारा? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग ने हाल में ही युवा लेखकों को, जो यंग जो राइटर्स हैं, उनको प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया गया है? युवा योजना शुरू किया गया है। यह योजना नवोदित लेखकों को 30 वर्ष से कम आयु को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है, जिसमें पढ़ने, ध्यान देना, पढ़ने, लिखने, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा और वैश्विक स्तर पर भारत को भारतीय लेखन में प्रदर्शित करने में मदद होगा। मतलब 30 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को लेखन शैली विकसित करने के लिए जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उसकी ख्याति प्राप्त कराई जा सके, उस तरह के एक प्रोग्राम लाया गया है, जिसको हम लोग युवा योजना के नाम से जानते हैं। यह किसके द्वारा लाया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इनका मेन उद्देश्य क्या है? 30 वर्ष से कम जो यंग राइटर्स हैं उनको अच्छे तरीके से परिमार्जित करना, ताकि आने वाले दिनों में उनकी लेखन शैली इतनी डेवलप हो जाए कि वर्ल्ड लेवल पे समाहित या समायोजित किया जा सके। युवा योजना का मुख्य जो कहा जाता है कि शुरुआत युवा लेखकों को भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इसके तहत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शिक्षा मंत्रालय के अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट, ध्यान देना, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा योजना का चरणबद्ध निष्पादन किया जाना है। तो ध्यान देना, इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे? प्रधानमंत्री ने इनको युवा योजना के तहत भारत के स्वतंत्रता संघर्ष पे लिखने के लिए बात करी गई है, और यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा यह आयोजना सुव्यवस्थित किया जाएगा। इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों का भी प्रकाशन जो होगा, वो ये जो बुक जो लिखा जाएगा वो किस पब्लिकेशन के तहत लिखा जाएगा? तो पब्लिकेशन जो होगा यानी प्रकाशन जो होगा वो नेशनल बुक ट्रस्ट करेगी। इसके अलावा संस्कृति और साहित्य
के आदान प्रदान को सुनिश्चित करने हेतु अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा मिल सके। यानी उस यंग राइटर के द्वारा लिखा गया जो भी चीज होगा उसको मल्टी लैंग्वेज में क्या किया जाएगा, उसको कंपोज किया जाएगा, लिखा जाएगा, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत के कंसेप्ट को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। अब है गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है गोवा सरकार ने नीति आयोग, ध्यान देना, नीति आयोग के तर्ज पर गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर यानी गिफ्ट का गठन किया है। यानी ये ध्यान देना, नीति आयोग जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन पर गिफ्ट का गठन किया गया है। नीति आयोग की तरह गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन नीति निर्णयन और निर्माण में सरकार की सहायता, सलाह और मार्गदर्शन का कार्य करेगा। तो गिफ्ट किसका काम करेगा? गोवा में नीति निर्देशक जो सारी चीजें हैं उसको प्रॉपर देखने कार्य करेगा। राज्य के मुख्यमंत्री इस नए निकाय के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। तो ध्यान देना, मुख्यमंत्री क्या होगा? गिफ्ट के अध्यक्ष के रूप में होंगे। स्वायत्त प्राप्त, अगर हम बात करते हैं कि स्वायत्त ऑटोनोमस प्रदान करने के लिए गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन को ये आर्टिकल 309 के द्वारा समर्थन प्राप्त होगा। ध्यान देना, 309 के अंतर्गत क्या हो सकता है? यह प्राप्त होगा। राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग की समाप्ति के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय ये मनोहर पारिकर ने 1 अप्रैल 2017 को राज्य योजना बोर्ड को भंग कर दिया था और उसके जगह पर गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है कंसेप्ट लाया था। और गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन राज्य के लिए एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करने के साथ साथ राज्य के सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात के लिए उसमें क्या करेगा? उसकी सहायता करेगा और लागू करने में उनको चरणबद्ध तरीके से सहायता प्रदान करेगा। अब है विश्व, जो हम बात करते हैं विश्व दुग्ध दिवस। ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि मंत्र संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 1 जून को क्या किया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। FAO का हेड ऑफिस कहाँ है? रोम में है। ध्यान देना, इस दिवस की शुरुआत 2001 में की गई थी और इसका प्राथमिक लक्ष्य समाज के योगदान में डेयरी किसानों, ध्यान देना, इनका मुख्य उद्देश्य डेयरी किसानों, डेयरी क्षेत्र के योगदान की सराहना करना और वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को रेखांकित करना था। इनका मुख्य कार्य जो 2000, ये ध्यान देना, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। किसके द्वारा यह नामित किया गया था? यह जो होता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि यानी फूड, जो कहा जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कराया जाता है। और इनका मुख्य उद्देश्य होता है डेयरी किसानों और डेयरी क्षेत्र में योगदान करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, समाज में योगदान करने वाले और वैश्विक भोजन के रूप में दूध की प्रासंगिकता और प्रायोगिक तौर पे उसके इंपॉर्टेंस को बताना, ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैले और इसका ध्यान देना ज्यादा प्रचार और प्रसार हो सके। क्योंकि दूध हमारे ऐसा एक पोषक तत्व वाला पेय पदार्थ है जिससे हमें मल्टी विटामिन और प्रोटीन, ये सारी चीजें जो होती हैं हमें मिलती हैं। तो ध्यान देना, डेयरी क्षेत्र में भारत में लाखों लोगों की आजीविका के एक महत्वपूर्ण सोर्स है। वैसे भी भारत जो है, भारत लिव इन रूरल एरिया और इंडिया लिव इन अर्बन एरिया।
तो आज भी भारत कहाँ बसता है? गांव में बसता है, और गांव में मुख्यतः कृषि होती है, और कृषि से संबंधित क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन होता है। और वह पशुपालन जो मुख्यतः जो होते हैं दुधारू पशुओं के ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? पालने की कोशिश किया जाता है, ताकि उनके दूध का उपभोग और जीविकोपार्जन के लिए उद्योग भी स्थापित किया जा सके। तो ध्यान देना, कोविड-19 के महामारी के बीच में विश्व दुग्ध दिवस 2000 की थीम, मुख्यतः जो इसका थीम था पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशल इकोनॉमी एम्पावरमेंट के साथ साथ क्या होगा कि डेयरी क्षेत्र को भी काफी से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। उसी के साथ अगर कहा जाए कि प्रतिवर्ष अगर हम बात करें 26 नवंबर को श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन को भी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाए। तो ध्यान देना, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। तो भारत विश्व में दूध का सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। और यही नहीं, 1955 में भारत मक्खन आयात 500 टन और प्रतिवर्ष 1975 तक दूध एवं दूध उत्पाद सभी का आयात लगभग 0 हो गया था। ध्यान देना, 1975 तक, अब देखो 55 में 500 टन जो होता था वो दुग्ध होते थे, और 1975 में लगभग 20 सालों में आप देखोगे कि यह जो इंपोर्ट करते वो पूरी तरीके से 0 हो गया था, क्योंकि इस समय भारत में दुग्ध उत्पादन में क्या होता है? सेल्फ डिपेंडेंट हो गया था, यानी आत्मनिर्भर हो गया था। दुग्ध उत्पादन में भारत की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को रही है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, और उन्हें श्वेत क्रांति के फादर के रूप में भी, ये व्हाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के जो कहे जाते हैं वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और भारत में कई महत्वपूर्ण संस्थाओं जैसे गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन यानी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग जो उनका संघ लिमिटेड जो था वो, और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना का गठन इसी के तहत किया गया था। तो आपको मैं बता दूं कि विश्व दुग्ध दिवस में यह हमारे कोविड में दुग्ध का जो इम्पोर्टेंस है, और वैसे भी जन्म जन्मांतर से दुग्ध का काफी, और दुग्ध के मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्ट भी होते हैं जो कि अलग अलग यूज किए जाते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को आंतरिक क्या होता है कि शक्तिशाली बनाता है, जिससे कि हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा होती है, जिससे हमारे इम्यून स्ट्रांग होते हैं। इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा कि आज जो हम लोग करंट अफेयर्स के या मुख्य पार्ट को देखे हैं, इसी के साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि करंट अफेयर्स को आप करंट अफेयर्स प्रतिदिन देखें और उस पर आप वर्क करें, तभी आपका करंट अफेयर्स अच्छा हो पाएगा। अदरवाइज आप करंट अफेयर्स एक दिन में सोचेंगे कि सब अच्छा कर लेंगे तो यह अच्छा नहीं हो सकता है। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यह प्रतिदिन वर्क आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, लेखन शैली को भी और आप करंट अफेयर्स को। इसी के साथ तेजस आईएएस एकेडमी पर डे ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए एक क्वेश्चन पर डे आपको लिखने के लिए प्रेरित करेगा, और खुद उसकी ड्राफ्टिंग होगी, और आपको 1 जून से ही देखने को मिल रहा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप ये हमारा तेजस आईएएस एकेडमी का चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सभी चीजें सुचारू रूप से मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।